Hello students, today we are going to discuss our second qualitative properties, that is elevation in the boiling point. So first of all you should know what is the boiling point. Boiling point होता क्या है? Boiling point of a liquid is a temperature. एक liquid का boiling point क्या होता है? ये वो temperature होता है at which the vapor pressure of the liquid, जिसके ऊपर क्या होगा कि जो liquid का vapor pressure है वो किसके इक्वल हो जाए? atmospheric pressure के इक्वल हो जाए. liquid का vapor pressure किसके इक्वल हो जाए? atmospheric pressure के इक्वल हो जाए. उसे आप क्या बोलोगे? boiling point बोलोगे. तो अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या मीनिंग है, हम उसे डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ. देखिए ग्राफ है यहाँ पर ये. ओके सो देखिए ग्राफ किसके वर्सेस है? वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है हमारा. वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है. तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो कर्व आई ना मेरी, ये वाली जो कर्व आई वो प्योर सोलवेंट की लाई, मतलब प्योर लिक्विड की लाई. उसके अंदर अभी कुछ नहीं है, वो एक ही हमारा कंपोनेंट प्रेजेंट है जो कि प्योर सोलवेंट है उसके अंदर. ये मेरी कर्व आ गई. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर अभी हमने पढ़ा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर होता है जिस पर वेपर प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर. ठीक है, तो इस टेम्परेचर के ऊपर हमारा क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, वो किसके इक्वल हो रहा है हमारा. सपोज करो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 atm है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है. तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर है उसको सपोज कर लिया T1 है. तो इस पर क्या हो रहा है, हमारा जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा है. अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही हमने क्या डाला इसके अंदर, सोल्यूट डाला. सोल्यूट डालने से क्या हुआ, जो वेपर प्रेशर है हमारा प्योर का जो था ना, वो क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा. जो प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर था वो डिक्रीज कर जाएगा. आपने हमने पहले भी डिस्कस करी है लास्ट वीडियो के अंदर कि ऑन एडिंग ए सोल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सोलवेंट, अब वो सोल्यूशन बन जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर पहले से डिक्रीज कर जाएगा. तो सोल्यूशन के वेपर प्रेशर की कर्व क्या आएगी, इससे नीचे आएगी. जो प्योर सोलवेंट के वेपर प्रेशर की कर्व आ रही थी उससे जो नीचे आएगी वो किसकी आएगी? सोल्यूशन के वेपर प्रेशर की कर्व आएगी. यस और नो? ठीक है, अब देखो, अब ये वाली जो कर्व है वो इस प्रेशर को कहाँ पे मीट कर रही है? ये वाली जो कर्व है इस 1 atm के प्रेशर को कहाँ पे मीट कर रही है? और ये यहाँ पे इस पॉइंट पे मीट कर रही है. इस पॉइंट पे मीट कर रही है, मतलब इस पॉइंट से ऊपर हमारा जो लिक्विड है वो बॉयल होना स्टार्ट होगा. मतलब इस पॉइंट से ऊपर जैसे यहाँ पर हमारा प्योर सॉल्वेंट के लिए ये टेम्परेचर आ रहा था, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये टेम्परेचर आ रहा था, ऐसे ही हमारा क्या रहेगा इस सॉल्यूशन के लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये टेम्परेचर है. मतलब इससे ऊपर क्या हो रहा है, जो भी आपका लिक्विड है वो बॉयल होना स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो हमें तो वो इनिशियली पॉइंट देखना होता है कि जहाँ पर हमारा जो वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का वो किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए. उस पॉइंट को देखना होता है हमने. तो इस पॉइंट के ऊपर इस कर्व का जो वेपर प्रेशर था वो किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के. उसके लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 आ गया और इसके लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर कितना आ गया? T2 आ गया. तो ये हो गया प्योर सॉल्वेंट के लिए, हो गया हमारा सॉल्यूशन के लिए कर्व हो गया. ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या चेंज हुआ. प्योर सॉल्वेंट के लिए टेम्परेचर था ये T1 और उसके बाद इसके लिए कितना हो गया? सॉल्यूशन के लिए कितना हो गया? T2 हो गया. ठीक है, तो प्योर सॉल्वेंट के लिए आप T1 भी लिख सकते हो या आप इसको ऐसे लिख सकते हो T नोट. क्या लिख सकते हो इसको? T नोट, मतलब प्योर के लिए आपका हो गया. ठीक है, और आफ्टर जो हुआ क्या हुआ हमारा सॉल्यूशन के लिए ये T2 आया, तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो? T लिख सकते हो. इसके लिए आप क्या लिख सकते हो? T लिख सकते हो. तो यहाँ पर जो चेंज होगा कि कितना चेंज आया है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा TB, कि चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट. कितना क्या आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट में? चेंज आ रहा है. दीज आर द बॉइलिंग टेम्परेचर्स ना, ये बॉइलिंग टेम्परेचर है आपके. तो डेल्टा TB आपका क्या होगा? कितना चेंज आया. तो चेंज कितना आया होगा? T2 माइनस T1. T2 माइनस T1 मतलब या आप ऐसे बोल सकते हो इसका T है और इसका कितना सपोज करा T नोट, तो कितना हो जाएगा? T माइनस T नोट. कितना हो जाएगा आपका? T माइनस T नोट हो जाएगा. ये T आपका किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए है और ये T नोट आपका किसके लिए है? आपका प्योर सॉल्वेंट के लिए. नॉट लग जाए तो प्योर सॉल्वेंट हो जाएगा. या ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख दो TB और यहाँ T नोट भी लिख सकते हो, तो TB माइनस T नोट भी, या यू कैन से T2 माइनस T1. ये आपका आ जाएगा चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट. इसी को आप क्या बोल रहे हो? एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हो. ठीक है, क्या बोल रहे हो? एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट. इसका मतलब क्या है कि एलिवेशन क्यों बोल रहे हो? देखो आपका क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है. सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर उसकी कर्व नीचे की तरफ आ रही है. अगर उसका वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट उसका बताओ ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि आपने ये बात पहले भी पढ़ी हुई है कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर बॉइलिंग पॉइंट. वेपर प्रेशर क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके बॉइलिंग पॉइंट के. तो आपकी ये वाली कर्व आ जाएगी. ठीक है, ओके इतना क्लियर हो गया आपको. उसके बाद देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा कि एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? कि कितना आपका सोल्यूट का अमाउंट है सोल्यूशन के अंदर, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन द सोल्यूशन, उस पर डिपेंड करेगा आपका एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट. ओके, अब डेल्टा TB वही था हमारा एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट की कितना हमारा चेंज आ रहा है.
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रिलेटिव लॉवरिंग द वेपर प्रेशर, क्योंकि जितना वेपर प्रेशर कम होगा, सोचो ना, जितना वेपर प्रेशर कम होगा उतना तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा, जितना वेपर प्रेशर कम होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मतलब डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या है, लोवरिंग द वेपर प्रेशर, और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो देन गो टू द प्रीवियस वीडियो, ओके, देन वॉच दिस वीडियो। सो डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। अब मैं डायरेक्टली कंपेयर भी कर सकती हूँ कि डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, है ना, यस और नो कर सकती हूँ। तो डेल्टा टी बी मेरा x2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब डेल्टा टी बी कॉन्स्टेंट लगाओगे, जब भी आपको पता है प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो वहाँ एक कॉन्स्टेंट लगाते हो आप, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, k इंटू x2 के इक्वल आ जाएगा, वेयर k इज योर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, आपका ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, मोल फ्रैक्शन आपने बहुत बार पढ़ लिया कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन x2, यहाँ पर क्या होगा N2/N1 प्लस N2, N2/N1 प्लस N2, ये हो जाएगा आपका सोल्यूट का, है ना। लेकिन अगर आपका सोल्यूशन क्या हो, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो, अगर आपका सोल्यूशन क्या हो, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो, तो आप क्या करते थे कि N1 प्लस N2 उसको नियरली किसके इक्वल ले लोगे, N1 के, क्योंकि आपका जो सोल्यूशन है बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, इसका मतलब सोल्यूट बहुत ज़्यादा कम है, तो उसके मोल्स भी बहुत ज़्यादा कम होंगे, तो इसलिए N1 प्लस N2 को हमने नियरली किसके इक्वल ले लिया, N1 के। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के इंटू N2/N1, कि आपका N2 नेग्लेक्ट कर दिया तो N2/N1 आ गया। अब क्या करो, N2 इसको मैंने ऐसे लिख दिया, N2 इंटू 1/N1 लिख दिया, कुछ डिफरेंस तो नहीं आया ना यहाँ पर, N2 इंटू 1/N1 लिख दिया, येस और नो, ओके। सो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के इंटू N2 इंटू, अब N1 आपको पता है क्या होता है, गिवन वेट बाय मॉलिकुलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स यही होता है ना, N1 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और वो क्या होता है, गिवन वेट बाय मॉलिकुलर वेट, ओके। सो गिवन वेट नीचे आएगा, उसके नीचे क्या आएगा, मॉलिकुलर वेट, लेकिन मॉलिकुलर वेट नीचे आएगा तो वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो क्या बन जाएगा, M1/W1 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, M1/W1 बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, एक अनदर कॉन्स्टेंट और ले लिया मैंने, क्या ले लिया, इधर से आपका ये k था, इधर से आपका M1 था, k और M1 इन दोनों को अनदर कांस्टेंट सपोज करा, वो क्या है, KB, k इंटू M1 को अनदर कांस्टेंट सपोज किया, वो आपका क्या आ गया, KB आ गया, ठीक है। अब देखो, तो मोलैलिटी आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, k इंटू M1 को आपने दूसरा कांस्टेंट सपोज कर लिया ना, ठीक है, इसका दूसरा कांस्टेंट सपोज कर लिया, तो आपको ये क्या बन जाएगा, के भी हो जाएगा यहाँ पे, और इनटू में m। अब इनटू में m क्यों लिख रहे हैं हम, देखो क्या बचेगा, N2/W1 बचेगा, k इंटू M1 को तो मैंने एक दूसरा कांस्टेंट सपोज कर लिया, k इंटू M1 को तो मैंने दूसरा कांस्टेंट सपोज कर लिया, बचा मेरे पास क्या, N2/W1 बचा है। अब आपको बताओ, ये मोलैलिटी नहीं है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन द गिवन वेट ऑफ द 1000 ग्राम ऑफ द सोलवेंट या 1 किलोग्राम ऑफ द सोलवेंट, इसे आप क्या बोलते थे, मोलैलिटी बोलते थे ना, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन द 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट या 1000 ग्राम ऑफ द सोलवेंट इज नॉन एज योर मोलैलिटी। तो ये k इंटू M1 तो k भी बन गया, फिर N2/W1 बन जाएगा मोलैलिटी, इसको सिंप्लीफाई कर दिया एक तरह से हमने। तो यहाँ से डेल्टा टी बी मेरे पास किसके इक्वल आ गया, KB इंटू M के इक्वल आ गया, KB इंटू M के इक्वल आ गया। तो यहाँ KB आपका क्या होता है, मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, KB आपका क्या होता है, मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, या दूसरा आप इसे क्या बोलते हो, एब्यूलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, ठीक है। क्या बोलोगे दूसरा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलोगे या एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट आप इसे बोलोगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका, यहाँ से क्लियर हो गया आपको इतना। अब देखो उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ द KB, क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पर हमारे पास KB का, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, लास्ट से डेल्टा टी बी इज इक्वल टू KB इंटू M आ गई। अब जब मोलैलिटी सॉल्यूशन की यूनिटी होगी, जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या होने वाली है, यूनिटी होने वाली है, इसका मतलब M की वैल्यू क्या होने वाली है, 1, M की वैल्यू क्या होने वाली है, 1 होने वाली है, तो आपका डेल्टा टी बी किसके इक्वल आ जाएगा, KB इंटू 1 के इक्वल आ जाएगा, येस और नो, ठीक है ना। तो डेल्टा टी बी किसके इक्वल आ जाएगा, KB इंटू 1 के इक्वल आ जाएगा, तो डेल्टा टी बी क्या होगा, KB। तो यहाँ से आप डिफाइन भी कर सकते हो KB को कि KB इज योर एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब KB किसके इक्वल आ गया, डेल्टा टी बी क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, तो KB किसके इक्वल आ गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल आ गया ऑफ द सोल्यूशन, KB इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन व्हेन। अब कंडीशन यहाँ पर कब होगा, ये आपको भी पता है कि जब आपकी मोलैलिटी सॉल्यूशन की क्या रहने वाली है, 1 रहने वाली है, तब ये कंडीशन होगी, ठीक है। इफ द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी, जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी हमारी क्या होगी, यूनिटी होगी, तब ये कंडीशन होगी, ओके। सो
हमारे ये आ गया डेल्टा टीबी केबी, केबी के इक्वल आ गया। अगर आपसे पूछ ली जाए कि व्हाट इज द यूनिट फॉर केबी, केबी की यूनिट क्या होने वाली है, तब डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम है, तो यहाँ से बताओ केबी क्या होगा, डेल्टा टीबी बाय एम। केबी यहाँ से क्या होगा, डेल्टा टीबी बाय एम, वही लिखा मैंने डेल्टा टीबी बाय एम। अब देखो डेल्टा टीबी मतलब एक तरह से टेम्परेचर है, टेम्परेचर की यूनिट क्या हुई केल्विन, और एम आपकी क्या मोलैलिटी, मोलैलिटी को आप किससे लिखते हो, एम से ही लिखते हो है ना, मोलल से लिखते हो, तो केल्विन पर मोलल क्या बन गई, केल्विन पर मोलल। और मोलल की यूनिट आप क्या बोल सकते हो दूसरी, कि कितने मोल्स हैं, कितने किलोग्राम सोलवेंट के अंदर, कितने मोल्स हैं, कितने किलोग्राम सोलवेंट में, मोल्स बाय किलोग्राम आएगा, लेकिन किलोग्राम कहाँ चला जाएगा, ऊपर, मोल्स बाय किलोग्राम आएगा लेकिन किलोग्राम ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, केल्विन किलोग्राम पर मोल। मोल नीचे रह जाएगा और किलोग्राम ऊपर चला जाएगा, तो क्या यूनिट बन गई, केल्विन किलोग्राम पर मोल। समझ में आ गया आपको, ठीक है। आगे चलें अब देखो एप्लीकेशन ऑफ द डेल्टा टीबी, कि कहाँ इसका यूज़ हो रहा है डेल्टा टीबी का, इन कैलकुलेटिंग द मॉलिकुलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। कहाँ यूज़ करें हम इस डेल्टा टीबी का, बताओ, इन कैलकुलेटिंग द मॉलिकुलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का क्या निकालना है, अपने मॉलिकुलर मास निकालना है, उसके लिए आप क्या यूज़ कर रहे हो, डेल्टा टीबी की इक्वेशन यूज़ कर रहे हो। नाउ डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, येस और नो, ठीक है, केबी इंटू एम है। अब क्या करो, केबी इंटू अब एम लगा दो। मोलैलिटी आपको पता है, बहुत अच्छे से करी है हमने मोलैलिटी। मोलैलिटी बताओ जल्दी क्या होती है, कि नंबर ऑफ मोल्स कितने सोल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स कितने सोल्यूट के, टू ऑलवेज स्टैंड। जितने भी मैंने आपको 2 या 1 वाली सिंबल्स करवाए हैं, तो 2 मैंने आपको हमेशा सोल्यूट के लिए करवाया है और 1 मैंने आपको हमेशा सोलवेंट के लिए करवाया है, ठीक है, तो आपको ध्यान ही होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व कितने में है, कितने ग्राम, 1000 से कम मल्टीप्लाई करते हो, जब 1 किलोग्राम नहीं 1000 ग्राम सोलवेंट में डिजॉल्व होता है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हो। अगर W1 हमारा वेट ऑफ द सोलवेंट 1 किलोग्राम होता है तो 1000 से मल्टीप्लाई यही है। तो बस मैंने क्या करा, मोलैलिटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है, एक तरह से क्या होता है मोलैलिटी, वो मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया, तो KB इंटू N2 इंटू 1000 बाय W1, येस और नो, क्लियर। अब देखो N2 यहाँ पर क्या होगा, W2 बाय M2, है ना, कि कितने गिवन वेट बाय मॉलिकुलर वेट। ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला भी ध्यान रखो हमेशा, कि नंबर जैसे नंबर ऑफ मोल्स आए, यस आपके माइंड में स्ट्राइक कर देना चाहिए कि ये क्या होने वाला है, गिवन वेट बाय मॉलिकुलर वेट होने वाला है। तो W1 आपका क्या है, यहाँ पर W1 आप बता रहे हैं क्या है, आपका सोलवेंट का वेट है, और M2 आपका यहाँ पर क्या है, मोलिकुलर मास किसका, सोल्यूट का, और W2 आपका क्या है, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट। W2 गिवन वेट ऑफ सोल्यूट, यहाँ मेंशन नहीं है W2, तो यू कैन राइट बाय योर सेल्फ कि W2 यहाँ पर क्या है, गिवन वेट ऑफ द सोल्यूट है, W1 आपका है गिवन वेट ऑफ द सोलवेंट है, M2 इज द मॉलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट। अब सभी टर्म्स आपको क्लियर है। KB आपका यहाँ पर क्या था, कांस्टेंट था, KB आपका कांस्टेंट था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट था, डेल्टा TB आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या निकल के आया, देखो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB, N2 की जगह सब्सटीट्यूट कर दिया मैंने W2 बाय M2 इंटू 1000 बाय W1, इतना हो गया। अब देखो डेल्टा TB यहाँ से क्या आ गया, KB इंटू M, वही ऊपर वाली बात कर दी मैंने। तो बस ये आपको इतना ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ से आ गया। अगर आपसे क्या पूछा जाए, M2 पूछा जाए, क्या निकालना है, M2 निकालना है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, इसको यहाँ कर दो, M2 को यहाँ कर दो, डेल्टा TB को यहाँ ले आओ। क्या करना है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, क्वेश्चन में ही आ जाए न्यूमेरिकल में, तो फॉर्मूला यही वाला अप्लाई करोगे। बस क्या करोगे, इस M2 को यहाँ पे कर देना, डेल्टा TB को यहाँ पे कर देना, मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगी, डोंट वरी, तो क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से, ओके। सो अब देखो यहाँ पर मैं बताना क्या चाह रही हूँ आपको, इट इज़ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। अभी हम सेकंड कोलिगेटिव में स्टार्टिंग में बोला कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब देखो डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी क्या आ रहा है, डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, मोलैलिटी के। मोलैलिटी मतलब नंबर कि कितने मोल्स आपके प्रेजेंट है, यहीं से देख लो ना, डेल्टा TB, चलो यहाँ से भी मत देखो, यहाँ से देख लो, डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, N2 के आ गया, कि कितने मोल सोल्यूट के प्रेजेंट है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वही होती है जो नेचर पर ना डिपेंड करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, वही होती है जो नेचर पर ना डिपेंड करके नंबर पे डिपेंड करे, उसे आप क्या बोलते हो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो हेंस इट इज प्रूव्ड दैट डेल्टा TB इज योर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये यहाँ से प्रूव हो गया कि हमारा डेल्टा TB क्या होने वाली है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होने वाली है। क्लियर आपको, ओके। सो अब देखो एक ये थर्मोडायनेमिक रिलेशन होता है, ये आपको एज सच ध्यान में रखना है कि KB ऑल्सो रिलेटेड विद द मोलर एंथैल्पी ऑफ द वेपराइजेशन ऑफ द सोलवेंट। KB जो है रिलेट होता है किससे, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द सोलवेंट से भी रिलेट होता है, ओके। अब देखो KB डिपेंड्स अपॉन द मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट। ये मैं कैसे कह रही हूँ कि पीछे सोलवेंट के मोलिकुलर मास के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है KB, पीछे आपको पता है ना हमने ये किया था, देखो
यहाँ पर हमने K इंटू M1 को K भी मान लिया था, K इंटू M1 को K भी मान लिया, तो K भी अल्टीमेटली किस पे डिपेंड कर रहा है, मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट पे डिपेंड कर रहा है। M1 1 स्टैंड फॉर सोलवेंट और M स्टैंड फॉर मोलिकुलर मास, तो K भी डिपेंड्स अपॉन द मोलिकुलर मास ऑफ द सोलवेंट, मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो बस वही लाइन लिख रही है यहाँ पर कि K भी ऑल्सो डिपेंड अपॉन द मोलिकुलर मास ऑफ द सोलवेंट। ओके, सो देखो यहाँ से एक थर्मोडायनेमिक रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि Kb का क्या रिलेशन रहता है, M1 इंटू आर इंटू टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एच वेपराइजेशन इंटू 1000, M1 इंटू आर इंटू टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एच वेपराइजेशन इंटू 1000, वेयर टी नोट इज योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, मतलब प्योर सोलवेंट का कितना आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो है आपका। ठीक है, M1 यहाँ पर क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट, M1 यहाँ पर क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट। डेल्टा एच वेपराइजेशन इज योर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, की कितनी आप लिक्विड को हीट दे रहे हो ताकि वो वेपर्स में फॉर्म हो जाए, उसकी कन्वर्जन हो जाए, तो दिस इज योर डेल्टा एच। आर आपको पता ही रहता है गैस कांस्टेंट होता है, अगर इसकी जूल पर केल्विन पर मोल है तो क्या रहेगी वैल्यू 8.314 रहेगी, अगर इसकी कैलोरी पर डिग्री पर मोल है तो उसमें इक्वल टू 2 हो जाता है, तो R इज इक्वल टू 2 कैलोरी पर डिग्री पर मोल, और K भी आपको यहाँ पर क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, तो ये आपका थर्मोडायनामिक रिलेशन हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करेंगे, देन न्यूमेरिकल्स इनके दोनों के स्टडी कर लेंगे। ओके, क्लियर, थैंक यू।